ओके, आज जो करेंगे वो हम लोग आईसीएसई क्वेश्चन पेपर का उसका आगे के क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। बट मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले नहीं करा के मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बना रखे डायग्राम्स। तो यहाँ क्या कह रहा है, पूर्वी फ्रेंड टिम वांट टू कनेक्ट अ फ्यूज टू हिज ओवन। ये ओवन की कॉइल है और इसमें वो फ्यूज कनेक्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेशन। सो यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है ये फ्यूज है, ये अर्थिंग का सिंबल है, ये ए वायर है, बी वायर है और ये एसी में है। ठीक है, यहाँ एसी लिखा हुआ है यानी 220 वोल्ट एसी है। और फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सर्किट आपको समझ में आ गया। फिर वो कह रहा है विच वन ऑफ टू ए और बी शुड बी द लाइव वायर। अब कई लोगों को ये लगेगा कि ए लाइव वायर है क्योंकि वो साफ दिख रहा है सीधा जाता हुआ, बट ए लाइव वायर नहीं है, बी लाइव वायर है। क्यों है उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये है आपका स्टेयर केस स्विचिंग बोलो या डुअल केस स्विच बोलो, जो स्टेयर केस में यूज होता है, जहां पे आप 2 जगह से उसे ऑपरेट करते हो, नीचे से भी और ऊपर से भी। आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा होगा। तो ये स्विचिंग है, इमेजिन करो ये स्विच है। तो स्विच लाइव वायर में लगता है या न्यूट्रल वायर में लगता है, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर है। अगर आप ये लाइव समझते हो तो ये न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल वायर में कोई भी स्विच नहीं लगाता, सब लाइव वायर में स्विच लगाते। तो ये वाला जो वायर है ये न्यूट्रल हुआ और ये लाइव हुआ, क्योंकि इसमें स्विचिंग सिस्टम है। तो स्विचिंग सिस्टम में आपका फ्यूज लगता है या वो लाइव वायर होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज पूछिए, इन द इवेंट ऑफ ओवरलोड, अगर ओवरलोड हो जाए विल द फ्यूज सर्व इट पर्पस। वो तो अर्थ में लगा रखा, वो तो बेचारा कब फूकेगा, जब ज्यादा करंट जाएगा। अर्थिंग में जब करंट जाएगा तब फूकेगा। तो अगर मैक्सिमम करंट जाएगा वो तो पहले फूक जाएगा। तो इसको यहां से हटाना है। अगर मेरा क्वेश्चन होता है इसको हटाओ यहां से, तो कहां लगाओ, ए में या बी में? बी में लगेगा, क्योंकि आप चाहोगे वो अप्लायंस से पहले लगे, अप्लायंस को बचाए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द बल्ब इज रेटेड 600 वॉट, 220 वोल्ट। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो अगर वो उसे 220 वोल्ट की सप्लाई पे लगाया जाए तो 600 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, पावर कंज्यूम करेगा। और 600 वॉट पावर कंज्यूमशन का मतलब होता है 600 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना 1 सेकेंड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक बार देख लो। Rn है, 222 है, 86 है, ऐसा बना रखा है। PO लिखा हुआ है, 218 है और नीचे 84 है और यहाँ पे X लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं X की जगह डायरेक्ट बता दूं क्या है, ये अल्फा है, क्योंकि ऊपर देखो कितना कम हुआ है 4 और नीचे कितना कम हुआ है 2। और ये अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तभी ऐसा चीज चेंज देखने को मिलता है। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेडिएशन एक्स एमिटेड इन अबव रिएक्शन, ये एक्स है, व्हेन इट इज अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अल्फा को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अल्फा टेंड्स कर जाएगा या बेंड कर जाएगा टूवर्ड्स, क्योंकि अल्फा का नेचर होता है पॉजिटिव, इन बेंड टूवर्ड्स नेगेटिव आफ्टर बीटा पार्टिकल बेंड्स। जब बीटा पार्टिकल, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिविटी सीरीज में, बीटा पार्टिकल हल्के होते हैं, वो पहले बेंड करते हैं कंपैरेटिवली अल्फा पार्टिकल के। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसमें सर्किट दिख रहा है। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो ये दोनों सीरीज में 5+2 और 5+3 8 हो जाएगा। 8 और 2 अगर मैं कहूँ 1/2 + 1/8 इक्वल टू 1/r लिखोगे। अब देखो आप ये लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 5 and 3 आर इन सीरीज, सो r इक्वल्स टू R1 + R2 और फिर 5+3 करोगे 8 आएगा। फिर आप लिखोगे द रिजल्टेंट 8 इज पैरेलल विथ 2, तब आप ये करोगे तो ये आएगी 8 LCM 1/r इक्वल्स टू 2 के टाइम में 4r प्लस 8 के टाइम में कितनी बारी में आएगा 1, है ना, कितना आएगा 5/8।
सही है ना, 2 4 जा 8 1 जा 8, ठीक है। तो R कितना आया 8/5, ये इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, यानी 0.4 के साथ वो क्या है सीरीज में, पॉइंट रहो तो 10 आएगा। 5 और 10 की एलसीएम कितनी होती है 10, 5 के में करो कितनी बारी में आएगा, या एक काम करो 2 कर लो इसे, 2 5 एलसीएम लेनी नहीं पड़ेगा। अब देखो इन्हें ऐड कर दो डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ये कितना आया 10/5 दैट कम्स 2 ओम। तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, पोटेंशियल कितना दे रखा है 4, तो करंट कितना हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले पार्ट में पूछा था कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द व्हेन के इज कंप्लीट सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। सेकंड पार्ट में पूछा है कितना करंट पास करेगा इसमें से, तो देखो इसमें से जो करंट पास करेगा वही 5 में से भी करेगा, बट गया है बस दोनों पार्ट में। तो सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा इन ओवरऑल सर्किट, तो उसके लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया, V/R कर लीजिए 4/2 दैट कम्स 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इसमें से पास हो रहा है 0.4 में से, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप, ये छोटा भी है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा IR, आई कितना है 2 × 0.4 दैट कम्स 0.8 वोल्ट कंज्यूम हो गया, यानी 4 में से 0.8 कंज्यूम हो गया, बचा कितना 3.2 वोल्ट। अब सुनो, ये EMF है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो 3.2 बचा। और क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, ये दोनों ही पैरेलल में है, तो 3.2 ऊपर का होगा, 3.2 नीचे का होगा। नीचे का रेजिस्टेंस कितना था सीरीज वाला 8, तो करंट क्या होगा उसका V/R, यानी 3.2 डिवाइडेड बाय 8 दैट कम्स 0.4 एम्पियर करंट। तो टोटल करंट अगर आपका 2 एम्पियर है तो नीचे से कितना जाएगा 0.4, ऊपर से कितना जाएगा 1.6, सिंपल माइनस कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितना करंट जाएगा यहाँ से, तो आप क्या बताएंगे 0.4 एम्पियर करंट जाएगा, क्लियर है, ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो इसके खत्म हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे थे, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ है उसके सामने एक बंदा खड़ा है, ठीक है। ही फायर्स अ गन एंड हियर अ एको, उसे फायर करी और 3 सेकंड के बाद एको सुनाई दी, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है कितनी 336 मीटर पर सेकंड, मतलब काफी एक्यूरेट दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम जो निकालने का 2D/T, क्योंकि ये एको है, गया साउंड D डिस्टेंस, आई साउंड D डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2D/T। स्पीड है 336, डिस्टेंस हो गया 2 नहीं पता, D नहीं पता, टाइम कितना है 3, इसको यहाँ पे जो डिवाइड करो, काटना है तो काट दो, 2 1 2 आएगा, बचेगा 2 6 12, 2 8 16, 3 को करो कितना आएगा 504 मीटर D आ गया। अब वो कह रहे हैं ये बंदा आगे गया, थोड़ा क्या करा, थोड़ा सा आगे गया, और अब जो एको सुनाई दे रही है वो सुनाई दे रही है 1.5 सेकंड में। कितनी देर में एको सुनाई दे रही है, अब देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो या करके भी दिखा सकते हो। टाइम कितना हो गया हाफ, टाइम कितना हो गया हाफ, तो अगर टाइम हाफ हो गया तो डिस्टेंस भी तो हाफ हुआ होगा, तो चाहो कर लो, V = 2D/T है, तो वेलोसिटी तो 336 रहने वाली है, तो चेंज नहीं होगी, 2 × D, टाइम कितना हो गया 1.5। अब देखो यहाँ 3 था, यहाँ 1.5 है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद फिर से 168 ही आएगा, 168 को जब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 504 आएगा, ये डबल है, और जब 168 को उसके आधे से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ ही तो आएगा, यानी 252 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैलकुलेट डिस्टेंस मूव बाय पर्सन, तो 252 मीटर पे खड़ा है वो, पहले कितने पे खड़ा था 504 पे, तो कितना आगे आ गया, इतना ही तो आ गया है, 252 मीटर आगे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ में आया सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट न्यूक्लियस एमिट अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल, एन लिखा है, एन मतलब 1। तो अब ध्यान से सुनो, ये मैंने अपने नोट्स में भी करवाया, जब मैं आप वीडियो देखोगे, सीरीज देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी, ऊपर मान लो A है, नीचे मान लो B है, ठीक है। एक अल्फा निकल रहा है, तो मैं कहूँ ऊपर 4 का कम हो जाएगा, नीचे 2 कम हो जाएगा, Y बन गया, ठीक है। अभी मैं Y नहीं, चलो Z ले लो, ठीक है। अब 2 बीटा निकलने, क्या निकलने
2 बीटा। अब बीटा क्या होता है, ऊपर 4 था, ये 2 था, ये होता है 0, नीचे -1, यानी नो चेंज इन एटॉमिक मास। तो A-4 तो ये वैसे ही रहेगा, इसको इन्होंने y कहा है। वह अब एक अल्फा निकल जाए और 2 बीटा निकल जाए तो क्या बनेगा y। तो ये क्या करता है, माइनस माइनस प्लस, और वो इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये दोबारा से बना देगा बीटा। अगर आपको याद हो, अल्फा 2 कम करता है तो बीटा एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ाता है, बट यहां पे 1 बीटा नहीं निकले, 2 बीटा निकले, यानी 2 एटॉमिक नंबर में बढ़ेगा। यानी अल्फा जितना एटॉमिक नंबर कम करेगा, बीटा उतना एटॉमिक नंबर बढ़ाएगा। तो यानी y मिला। अब देखो एटॉमिक नंबर तो वही है जो पहले था, तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट x। अगर ऐसा कुछ होता, मूव करता, तो आप बताते x में कहां है। मान लो ये एक ही बीटा को निकालता, कितने बीटा को निकालता, 1 बीटा को निकालता, तो इसका होता B-1, एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया, तो यानी ये x के लेफ्ट में होता। मान लो 3 बीटा निकालने को बोलता, तो β+1, यानी ये एटॉमिक नंबर बढ़ गया, यानी ये x के राइट साइड में होता, बट अभी कितना है, सेम। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू x, वेयर वुड यू पोजिशन द एलिमेंट y इन पीरियोडिक टेबल, इन द सेम पोजिशन वेयर एलिमेंट x इज प्लेसेस। क्योंकि आइसोटोप्स की कोई 2 डिफरेंट पोजिशंस नहीं होती, एक ही पोजिशन होती है। बात समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट है what is the general name of element x and y? Isotopes. What is the general name? Isotopes is the general name. If atomic number of y is 80, then what is the atomic number of x? 80. ठीक है, okay. A boy tune a radio channel to radio station 93.5, बजाते रहो, ये नहीं लिखा, ये मैंने बताया, ठीक है। Name and define the scientific wave phenomena involve the tuning of radio station. Resonance. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, आप अगर आपने मेरी साउंड की प्लेलिस्ट देखी तो वहाँ पे होगा, जैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो आप 12th क्लास में सीखेंगे। तो जब रेडियो को वो ट्यून कर रहा है तो उसकी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, और उसको किसके कंपैरेटिवली बना रहा है, जो आसमान में फ्रीक्वेंसी घूम रही है एफएम्स की, उसको ट्यून करके वो 93.5 पे लाया, किसकी, रेडियो की, और वो मैच कर गई 93.5 के रेडियो वेव से, तो वो बजने लगा इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड में, वो दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस। क्या होता है, व्हेन what called forced vibration matches with the natural vibration, then the body start vibrating with increasing amplitude, that's called resonance। ठीक है, you can define it। name the important characteristic of sound, ध्यान सुनना, that is affected during this phenomena। तो देखो, एक है फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वो सेम होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। दूसरी है एम्पलीट्यूड, बट यहां पे एक वर्ड पे बहुत ध्यान देना जो उन्होंने यूज करा है, और साउंड दैट अफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो अफेक्ट नहीं होती, अफेक्ट होता है एम्पलीट्यूड, बिकॉज वहां पे वर्ड लिखा है इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, यानी पहले एम्पलीट्यूड चाहे कुछ भी रहा हो, बट बाद में एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, बढ़ता गया है, तो अफेक्ट एम्पलीट्यूड हो रहा है। और एम्पलीट्यूड के साथ साथ आप चाहो तो आप लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट 93.5, कितना है, 93.5 मेगा हर्ट्स। तो मेगा देखो, किलो का मतलब 10⁻3, तो मेगा का मतलब 10⁻6, और बच्चों को लगेगा हमने कर दिया सही ये, और कहेंगे हमें तो पूरा मार्क्स मिलेंगे, गलत है। आप साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करना भूल गए, ये चीज 1 के और 10 के बीच में होनी चाहिए, तो क्रॉस कर रही है, तो पॉइंट को इधर लाइए, तो 9.35 इंटू 10⁻7 हर्ट्स होगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 2.1 kg वाटर, यानी वाटर कितना है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, समझो, आइस है, इसको मिक्स करा गया वाटर के साथ, और वाटर कितने में था, 75 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, यानी डेल्टा टी जो चेंज आया वो 50 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, अब तो वाटर ने साफ पता चल रहा है हीट क्या करी होगी, लॉस करी होगी, और आइस ने हीट गेन करी है। अब यहाँ पे एक बड़ी
समझदारी दिखाइए कि आइस को 25 डिग्री तक रखा है, यानी आइस वाटर को, आइस को मेल्ट होने दे रहे हैं, ठीक है। अब कई बच्चे विल इट कूल डाउन, देखो व्हाट मास ऑफ आइस at 0 degree Celsius add to 2.1 kg of water will cool it down from 75 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस दी हुई है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर आइस जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, जो इन्होंने नहीं दी, हम मान लेते 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, नहीं दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस को, पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनना पड़ेगा, ठीक है, पानी का तो सिंपल है, और ये फिर 25 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा, बताओ। तो यानी हीट गेन बाय आइस इक्वल्स टू हीट लॉस बाय वाटर, ये हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो हीट गेन बाय आइस बोले तो एम एल प्लस एम सी डेल्टा T1 मान लेते हैं, इसे T2 मान लेते हैं। एम मास अलग है तो M1 मान लो इसे, या 2 मान लो, सी सेम ही रहने तो कि वो तो सेम ही है, डेल्टा T2, ठीक है। या लिख लेना, बिकॉज इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि मिक्सचर्स कई बच्चे भूल जाते हैं। सो एम कितना नहीं पता, एल कितना दे रखा है बुक में 336, तो 336 लिख लो, प्लस एम नहीं पता, सी कितना है 4.2 kg ग्राम इनटू टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज 0 से 25 पे गया, 25 हो गया भाई, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ना, उससे 25 पे गया तो 25 ही तो होगा। M2, अब ये कितनी दे रखा, पानी कितना दे रखा, 2.1 kg, तो इसे ग्राम में कर लो, क्योंकि जो दूसरी यूनिट है वो किस में दे रखी है, ग्राम में, क्लियर है, तो उसे मैंने ग्राम में कर लिया। इनटू 4.2 इनटू डेल्टा T2, वो कितना है 50। ये कैलकुलेशन समझ में आई। चाहो तो m कॉमन ले लो, m कॉमन ले लोगे तो कितना बढ़ेगा 336 प्लस पॉइंटेड आउट 10 आया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 इंटू 21, तो 5 1 105 आ गया। यहाँ पॉइंटेड आउट 10 आया, यहाँ पॉइंटेड आउट एक और 10 आया, 1 2 1 2, कितना आया 21 इंटू 10 इंटू 42 इंटू 50, ये आएगा। दोनों को एंड मारो, कितना आया यहाँ पे 5 6 11 1 4 441 है ना, 21 इंटू 10 इंटू 42 इंटू 450, तो m इक्वल्स टू 21 इंटू 10 इंटू 42 इंटू 50 अपॉन 441। 441 सुना किसका होता है, 21 का, तो 21 का डबल है ये, 21 2 जा 21, 21 जा 21 1 जा 21, 21 1 जा 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 10 1000 ग्राम। मास को केजी में कर लो तो 1 kg। हार्ड था, सिंपल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, द डायग्राम बिलो शोज द कूलिंग कर्व ऑफ स्टेम सेल्स। आपको कूलिंग कर्व की जगह इंक्रीजिंग कर्व तो जरूर मिल जाएगा, हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व पहला है। तो देखो ये 150 डिग्री सेल्सियस में था, इससे पहले भी अगर हो सकता तो ले सकते, 150 में था, उसके बाद ये स्टडी है, टाइम बढ़ता है बट ये स्टडी है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे फ्रीज हो रहा होगा, ओ सॉरी कंडेंस हो रहा होगा। हम मान के चलेंगे गैस में था तो ये कंडेंस हुआ। अब इसके बाद ये क्या है, ये लिक्विड स्टेट पे, कंडेंस होने का तो किससे बनता है, लिक्विड, तो ये लिक्विड स्टेट पे, और ये क्या हो रहा होगा फिर से फ्रीज। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं उसके बाद ही बता रहा हूँ, और ये फ्रीजिंग में फिर टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट द डायग्राम गिवन, स्टेट द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कंडेंस। 150 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस हो रहा है, क्लियर है। सेकेंड, द टेम्परेचर रेंज इन विच सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट। तो 150 से 60 तक वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। वाई डू वी प्रिफर आइस, अच्छा ये क्वेश्चन यहां खत्म हो गया, ठीक है। वाई डू वी प्रिफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है। आइस क्यों प्रिफर करा जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है,
कंपेरेटिवली वाटर जो कि 0 डिग्री, आइस वाटर मतलब वही है 0 डिग्री। बताओ, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर किसी भी चीज के साथ मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक में मिलेगा, तो क्या करेगा वो डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज में जाएगा। ये देखो ना, यहाँ एग्जाम्पल में साफ दिख रहा है। इमेजिन करो 0 डिग्री सेल्सियस होता तो ये डायरेक्ट इसको लेके जाता है इस टेम्परेचर में, बट क्योंकि आपने आइस डाली है तो उसके पास एक एडिशनल एनर्जी आई जो देगा या वो ले लेगा उस कोल्ड ड्रिंक से, जो कि उसकी स्टेट चेंज में भी आएगी, यानी ये वाली। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर डालते हैं तो पहले तो स्वाद बेकार कर देगा, ये आप समझ लिखना, मार्क्स से मिलेगा तो ठीक है। तो पहली चीज वो क्या करेगा, उसके टेम्परेचर में डायरेक्ट चेंज ले जाएगा, यानी मिक्सचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले जाएगा। बट अगर आप आइस डालते हो तो पहले वो स्टेट चेंज करेगा, यानी उसके लिए भी वो हीट लेगा, फिर वो जो मिक्सचर को ले जाना अल्टीमेटली उसके लिए भी फिर हीट लेगा। तो यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस डालते हो तो वहां पे एक एडिशनल एनर्जी वो कंज्यूम करता है फ्रॉम दैट मिक्सचर। ठीक है, ओके, सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट इसका। उसके लिए हमारे को इस डायग्राम में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस वाले डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा है, अ मैग्नेट इज रिलीज अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉपर कॉइल एज शोन इन अ फिगर। ऊपर से मैग्नेट एंटर कर रहा है, नीचे से निकल रहा है। ठीक है, स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स। स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन मैग्नेट लीव द कॉइल। मैग्नेट लीव द कॉइल, अब ध्यान से समझना है भैया, मैग्नेट लीव द कॉइल। अगर मैग्नेट अंदर जा रहा होगा तो कई बच्चे सोचेंगे कॉइल देखो ये कैसे जा रही है, कॉइल का कोई लेना देना नहीं है। वो तब होता है जब करंट आ रहा हो, ये जा रहा हो, ये बैटरी से कनेक्ट हो, तो यहाँ पे इंड्यूस होगा करंट, तो किस पे निकलेगा, तब निकलेगा लेंस लॉ पे। अभी पोलैरिटी की बात करिए, करंट की बात नहीं करी, बट वो निकलता है लेंस लॉ से। तो अगर साउथ एंटर कर रहा है, मैं अभी एंटर की बात कर रहा हूं, साउथ एंटर कर रहा है तो उस वक्त हमारा फोर्स, वो याद करो, साउथ को कभी लेके जाता था कॉइल के पास तो क्या होता था, रिपेल करता था वो, तो ये साउथ बना था। अब इमेजिन करो वो कॉइल के अंदर मूव कर रहा है और छोड़ के निकल रहा है, तो पीछे क्या है, मैग्नेट नॉर्थ, यानी नॉर्थ छोड़ के जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा, साउथ, क्योंकि वो छोड़ के नहीं देना चाहता। तो उस वक्त यहां साउथ है तो ऊपर क्या होगा, ये क्वेश्चन ने बोला है सेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन मैग्नेट लीव, तो ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ। क्लियर है, क्योंकि नॉर्थ मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी, अब उन्होंने क्या बोला है, करंट ए टू बी आ रहा है, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है करंट। ठीक है, व्हेन मैग्नेट एंटर, तो मैग्नेट एंटर कर रहा है, तो मैग्नेट एंटर करते वक्त इस वक्त मैंने अभी बताया क्या होगा, साउथ, तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या हो गया, सिंपल सी बात है। What will be the direction of current when magnet leaves? तो लीव करते वक्त यहाँ पे क्या बन गया था, साउथ, ऊपर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। जब ऊपर साउथ था नीचे नॉर्थ था, करंट ऊपर ए टू बी आ रहा था, अब नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है, तो करंट अभी भी ए टू बी आएगा, बी टू ए जाएगा, सिंपल। ठीक है, सही है। फिर नेम द लॉ which can be used to determine the direction of induced current in a coil, that is Fleming right hand rule। Fleming left hand rule देखो दोनों सेम है, ये F को दिखाता है, ये B को दिखाता है, ये I को दिखाता है, F B I तीनों सेम है, but Fleming left hand rule is used to find the direction of force, whereas Fleming right hand rule जो यूज होता है that is used to identify the direction of induced current। ठीक है, सेट वन वे बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट अगर हम एसी जनरेटर हमने पढ़ा है, तो एसी जनरेटर में इंड्यूस करंट बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा दो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल को तेज तेज रोटेट कराना पड़ेगा, क्योंकि d∅dt होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लो तो वो d∅ बढ़ा देगा। आपको ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। d∅/dt मतलब ये चेंज को दिखाता है, या आप ऐसे समझो, अभी कई होगा आपके टीचर्स ने शायद नहीं बताया होगा, बट ये आगे चल के यूज होगा। ये डिफ्रेंसिएशन है, ये चेंज है, ये वेरी स्मॉल चेंज है, ये चेंज की बात करें तो ये चेंज जो होगा, ये चेंज किसकी वजह से होगा, d∅, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेट को और स्ट्रॉन्ग कर दो तो ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा, उसके लिए आप तेज तेज रोटेट करा दो। ठीक है,
ओके, बाय इंक्रीजिंग द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल। सो इसी के साथ आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अभी मैं रोज़ शाम को फ्रॉम द 1 Feb हम लोग सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपके मैं हर चैप्टर के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस या वर्कशीट शेयर करूँगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दैट शुड बी इन लाइव सीरीज़, ठीक है। एंड उसको अटेंड करना, और अगर PDF चाहिए होगी तो आप मुझसे मांग सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। शेयर।